मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। और हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे, खासकर ज्योतिष और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसके ऊपर। मैं इस समय इंदौर में हूँ और इंदौर में ये यशवंत क्लब है, नामी ग्रामी क्लब है ये। इसके प्रोमाइसेस में हूँ और हम बात करेंगे डॉक्टर ज्योति गुप्ता से। आपने पीएचडी की है, पीएचडी में आपका विषय ज्योतिष है और ज्योतिष का जो चैप्टर है री इनकारनेशन, रीबर्थ, उसके ऊपर सिलसिलेवार तरीके से हम ज्योति गुप्ता जी से बात करेंगे और समझेंगे कि ये पूरे का पूरा जो मिस्ट्री है, जिसको कि हम मिस्ट्री मानते हैं, ये क्या है और इसके पीछे का जो उनकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है, क्या उनके पास केस स्टडीज़ हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड इंडिया में। तो ज्योति जी, सिलसिलेवार तरीके से आपसे मैं प्रश्न करूंगा और अपने दर्शकों को चाहूँगा कि वो समझें आपकी बात को और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि ज्योतिष और पुनर्जन्म जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, और ज्योतिष किस तरीके से उसकी मदद कर सकता है। तो मैं पहला प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताइए संक्षिप्त में, ये री इनकारनेशन और पुनर्जन्म जो है ये क्या चीज़ है, क्या इसका सिद्धांत है? मन में था कि क्या है जो हम नहीं देख सकते लेकिन होता है। और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि मुझे लगता था कि नहीं, एक अदर वर्ल्ड है सोल्स का, जो हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे साथ मौजूद रहती है। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और एमए कर लिया उसमें, तो पीएचडी के लिए मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था। मैंने मेरे गाइड सर से बोला कि सर कुछ नया करना है मुझे, और क्योंकि मुझे पुनर्जन्म उन समय विश्वास बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि यही एक सब्जेक्ट चूज़ करूँ पीएचडी के लिए। देखिए, हम मानते हैं कि जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी है उसमें हम मानते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, मृत्यु होती है, चोला बदलती है और दोबारा जन्म धारण करती है। यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, क्या ये मैथोलॉजी है या रियलिटी है? इसमें रियलिटी है। मैं तो समझती हूँ कि रियलिटी है, क्योंकि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जो हजारों साल पुराने हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ बताई है। और श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में तो बहुत खुलकर सिद्धांत बताए हैं। तो इसलिए मैं तो मानती हूँ कि पुनर्जन्म होता है। तो जो सोल दोबारा चोला धारण करती है उसे हम रीबर्थ भी बोलते हैं, और री इनकारनेशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन री इनकारनेशन होता है। जी, तो ये बताइए कि ये जो री इनकारनेशन और रीबर्थ है, ये दोनों एक ही हैं या इनमें भी शब्दों में कुछ भेद है, क्या है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, दोबारा चोला धारण करती हैं। लेकिन री इनकारनेशन को हम तब बोलते हैं जब कोई हमें पता है पिछले जन्म से इस जन्म में आके बताता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो था, उसे हम री इनकारनेशन बोलते हैं। और रीबर्थ ऑलमोस्ट सबका होता है, आपका मेरा सबका होगा, क्योंकि आपको हमको सबको याद नहीं रहता है। हज़ारों में कोई एक होता है जिसे याद आता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, तो उसे हम री इनकारनेशन बोलते हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि ज्योतिष को साइंस ने प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि प्रमाणित करता है। लेकिन ज्योतिष में हम जब कुंडली देखते हैं तो इसमें 12 भाव होते हैं, और पूरी कुंडली हम कहते हैं कि लेखा जोखा इंसान का, पिछले जन्म का, इस जन्म का और अगले जन्म का पूरा पता चलता था। एक ही जन्म नहीं, हम अगले कई जन्मों तक या पिछले कई जन्मों तक हम पता कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक भाव पर्टिकुलर होता है, नवम भाव, जिसे भाग्यस्थान हम बोलते हैं। और क्योंकि वो मृत्यु का हमारा 8वें भाव का दूसरा स्थान है, संचित, तो हम जिसे बोलते हैं ना कि भाग्य से ही लेके आए हैं, लिख कर आए हैं, वो हमारा नवम भाव बताता है। अब भाग्य क्या हुआ, जो हम पिछले जन्म से इस जन्म में लेके आए हैं। तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही डिसाइड करता है कि हम इस जन्म में क्या बनने वाले हैं या हमें क्या मिलने वाला है। तो उस नवम भाव से हम पिछला जन्म पता करते हैं। और पंचम भाव होता है अगले जन्म के लिए, क्योंकि संतान भाव, रिकंस्ट्रक्शन का भाव पंचम भाव होता है। तो री इनकारनेशन के लिए या रीबर्थ के लिए हम, पास्ट बर्थ के लिए हम देखते हैं 9th हाउस। री इनकारनेशन या पुनर्जन्म अगर हम इसको कहें, ये होता है, इसका भरोसा आपको कब हुआ और कौन सा ऐसा अनुभव था जिसने आपको ये बताया कि मतलब एक प्रभाव डालने वाली जो बात होती है ना, वो आपके ऊपर प्रभाव डाला और इसके बारे में जानने की आपने जो है आगे कोशिश की? देखिए, इंटरेस्ट तो मुझे बहुत सालों से था, बचपन से था इनफैक्ट। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी थी, पामिस्ट्री में भी थी। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं यंग एज में कि सोलमेट्स क्या होते हैं। जैसे मैं किसी से मिलती हूँ और मुझे इमीडिएटली अट्रैक्शन होता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, या कोई हमारे सगों से बढ़कर हो जाता है। वो क्यों होता है कि पिछले जन्म के हमारे पुण्य कर्म है या हमारे साथी हैं इसलिए इस जन्म में मिले।
तो ये जो थॉट प्रोसेस थी ये बढ़ी। और जब मैं स्टडी करी थी रीइंकार्नेशन के बारे में, तो डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत की बुक्स मैंने पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे केसेस पढ़े। और फिर जब उनके साथ मैं काम करने लग गई थी, तो एक भोपाल में है, स्वर्णलता तिवारी हैं, मैडम हैं, उनका जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उस दिन पहली बार लगा कि नहीं, फैक्ट है, ये रियलिटी है, और मैं किसी ऐसी लेडी से मिल रही हूँ जिसको अपने पिछले 2 जन्म याद हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उनका ऐसे ही फेक है, एक जस्ट बात वाली बात है, उनका वेरीफाइड केस है, और ओवर वर्ल्ड वेरीफाइड है। और आन स्टीवेंसन जो पितामह कहे जाते हैं रीइंकार्नेशन केसेस में, उन्होंने भी उनका केस वेरीफाई किया है। तो इसलिए मुझे रीइंकार्नेशन पे फेथ हुई। कितना असर किया था आपकी पूरी इस ये डिसाइड करने के लिए कि आपको जो है इसी फील्ड में है और इसमें और रिसर्च करनी है? मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था और बहुत चैलेंजिंग भी लगा था, क्योंकि कई केसेस हमारे पास आते हैं कि मुझे पिछले जन्म की ऐसी याद है या मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब स्टडी करते हैं या हम पता करते हैं, मैं जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता करती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई हैं या सुनी सुनाई बातें हैं कि फैमिली में सुन ली इसलिए बच्चा बोल रहा है। तो यूँ समझ लीजिए 10 में से 9 केसेस तो ऐसे होते हैं जिन पर काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो होता ही नहीं है केस। फिर एक केस कभी कोई मिल जाता है कि हाँ संभावना है, तो इसलिए फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, और पढ़ाई के विषय है ही है, इसलिए मैंने इसमें आगे काम करने का सोचा। एस्ट्रोलॉजी विषय चुनने की क्या वजह थी, और पीएचडी में जब आपने इसके ऊपर शोध करने की जब आपने ये तय किया, तो कौन कौन से ज्ञान या कौन कौन से चैप्टर्स आपके सामने खुले और आपको जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने में आपको मदद मिली? एस्ट्रोलॉजी मैंने एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी की लेवल पे मैंने सीख ली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि हमें पंडित लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये पूजा करा लो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कुछ सालों तक तो मैंने फेस किया। फिर मेरी ही फैमिली में एक मेरी मामी सास हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ाई इतनी कर चुकी हो, तो एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं करती हो। और मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। जब एमए तक तो ठीक था, जब पीएचडी के लिए मुझे फाइल करना था कि क्या सब्जेक्ट लेना, तो एक शौक के तौर पे मैंने पुनर्जन्म ले लिया, क्योंकि मेरे सर बोले कि ये सब्जेक्ट किसी ने लिया ही नहीं आज तक, और उस पर बुक्स भी अवेलेबल इतनी नहीं थी, तो मैंने ले लिया। पर लेने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे पन्ने खुलते जा रहे हैं जो हमें पता ही नहीं होते, और हम सोचते हैं कि झूठ है। कई लोग मिलते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, तो वो पढ़ने के लिए बुक्स पढ़ी, फिर और नॉलेज ली, इंटरनेट से मदद ली, किताबें सर की पढ़ी, डॉक्टर रावत की किताबें अवेलेबल थी, उनको पढ़ा, मैंने मेरी पीएचडी थीसिस लिखी। बट मुझे लगा कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे और काम करना चाहिए। और मेरी शायद डेस्टिनी ये थी, मेरी भी बोला जाए तो। डॉक्टर रावत ने खुद फ़ोन करके मुझे बोला कि काम करना है क्या। तो वो एक तरह से ये था कि मुझे मेरी बुला रही किस्मत की, इसमें आगे काम करना है, तो मैंने फिर इसमें आगे काम किया। और अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सफ़र बाकी है, मुझे बहुत काम करना है अभी इसमें। जी, बहुत सारे केसेस आपके सामने आए होंगे जी, और बहुत सारी जो हर केस जो है वो डिफरेंट होता है, जी, पीछे उसमें जी, एक नया अनुभव देता है। जी, ऐसी इस यात्रा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर रावत जैसे जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने जी, काफ़ी लंबा समय काम किया जी। है, आपको उस रहस्य को समझने में कितनी मदद मिली है? बहुत मदद मिली। यूँ कहना चाहिए कि मेरे लिए वो किताबें ऐसी थी कि अगर मेरे पास कोई गाइड नहीं है तो वो किताबें ही मेरा गाइड का काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं केस स्टडीज़ कर रही थी, जो मेरे पास आ रहे थे केसेस, अभी भी रिसेंटली आ रहे हैं, पुराने केसेस तो वेरीफाइड केसेस हैं, उनकी कुंडली स्टडी करके समझ लिया थोड़ा बहुत, लेकिन नए केसेस आ रहे हैं, उनमें कुछ ऑथेंटिक लगते हैं कि हाँ वास्तव में ये जो क्लेम किया जा रहा है ये हो सकता है सही है। तो उस थ्योरी पे मैं जो काम कर रही हूँ कि हो सकता है सही है, तो अभी मेरी कोशिश जारी है कि उसमें कितना आगे मैं बढ़ पाऊँगी, बट कर रही हूँ मैं अभी। किसी व्यक्ति ने पुनर्जन्म लिया है या उसका रीबर्थ है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, कैसे आप पहचानते हैं लक्षणों को देखकर या कुंडली को देखकर? जी बिल्कुल बता सकती है, बिल्कुल बता सकती है। एक नहीं कई जन्मों तक आप पता कर सकते हैं कि वो अगले कई जन्मों तक क्या लेगा, क्योंकि कर्मों का लेखोजोखा आपकी कुंडली में है। आप अच्छे कर्म करेंगे कि बुरे कर्म करेंगे, लेकिन जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार ही अगला जन्म तय हो जाता है। कितने डिटेल तक चली जाती हैं बातें? अगर देखा जाए तो आप 200% आप पता कर सकते हैं कि अगला जन्म क्या है और पिछला जन्म क्या था, क्योंकि कुंडली पढ़ने वाला होना चाहिए।
और अनफॉर्चुनेटली आजकल व्यावसायिकता ज़्यादा हो गई, प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं। हर कोई व्यक्ति जो कुंडली देखता है वो बोर्ड लगा के बैठ जाता है कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और 1,000 फीस है, 2,000 फीस है, और मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है कि जहाँ ज्योतिष में आपने व्यवसाय को जोड़ा, वहाँ ज्योतिष की विधा ख़त्म हो जाती है। मैं ये मानती हूँ पर्सनली। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं तो बिल्कुल साफ बोल रही हूँ। मैं इसीलिए जहाँ तक होता है कि मैं नहीं करती हूँ प्रोफेशनली, नहीं तो बोर्ड लगा के बैठने में आज क्या है, बहुत इनकम बहुत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपको ये ईश्वर ने विद्या दी है तो उसका फ़ायदा मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए या किसी और काम के लिए। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए आपने उसको व्यवसाय बना लिया। ज्योति जी, अगला प्रश्न जो है मेरा आपसे ये है, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि शादी के लिए कुंडली मिलान के समय ज्योतिष जब दोनों की कुंडलियों को देखता है तो क्या उन दोनों का पास्ट जो पीछे का जो जन्म है वो भी देख लेता है, और क्या वो ये भी जान लेता है कि आगे आने वाला जो जन्म है उसका जो नेक्स्ट जन्म है वो कौन सा हो सकता है? क्या ऐसा होता है? अगर हम ये देखें कि इस जन्म का पास्ट क्या था, मतलब जैसे 30 साल की उम्र में शादी की बात चल रही है, तो 30 साल के पहले उसने क्या किया वो तो बिल्कुल पता चलता है, देखना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के आचरण पर ही शादी की महत्व टिकता है कि आप शादी करें तो टिकेगी ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट हम नहीं देखते हैं, क्योंकि अब पास्ट लाइफ देखने का कोई सेंस ही नहीं है। इस जन्म में क्या है व्यक्ति, हम वो देखते हैं। फिर तो कुंडली मिलाने में गुण मिलाने से ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण इस चीज़ को समझती हूँ कि लड़का लड़की के नेचर देखें हम कुंडली से, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, और उन दोनों में एक मैच्योरिटी या कॉम्पिटेबिलिटी है कि नहीं, बजाय इसके कि हम पास्ट उसका पूरा पास्ट लाइफ भी देखें। दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं अनबाउंड इंडिया पर, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और इस स्टोरी के संबंध में आपका अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि अपने विशेषज्ञ के थ्रू आपका जो प्रश्न है उसका हम समाधान करें। अगले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। क्या आपको किसी लोकप्रिय घटना ने कभी कोई प्रभावित किया है, या हॉरोस्कोप देखकर जो भी घटना आपके सामने आई है आपने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है? मैंने अभी की तो देखिए, पास्ट लाइफ की कुंडली हमारे पास उनकी अवेलेबल है जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, और रिसेंट जो कुंडलियां हैं वो इतनी पास्ट लाइफ की हमको मिलती नहीं है। लेकिन एक केस बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड लोकप्रिय हुआ था, ऑथेंटिक केस है, और गांधी जी ने भी इसके लिए कमेटी बिठाई थी। लुगदी देवी का जन्म हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था शांति देवी के रूप में। तो वो कुंडलियाँ मुझे दोनों लकीली मिली थी, और मैंने उनका वेरिफिकेशन स्टडी किया था एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से। तो बहुत हद तक 90% तक मुझे सिमिलैरिटी दिखी कि जो लुगदी देवी की बर्थ की शांति देवी ने क्लेम किया था, शांति देवी जी को याद आ गया था कि वो पास्ट बर्थ में उनकी डेथ हो गई थी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेटा हुआ था, बहुत प्रॉब्लम से हुआ था, और उनके हस्बैंड मथुरा के थे, चौबे फैमिली की थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो वेरीफाइड हुई थी। उनकी कुंडलियाँ जब मैंने स्टडी की तो 90% तक सिमिलैरिटीज़ दोनों कुंडलियों में थी। तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी है कुछ चीज़, और जो कि जिससे प्रॉपर स्टडी की जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता हैं वो आप पता कर सकते हैं। एक अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो कि हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या आप ईश्वर पर यकीन करते हैं? क्या आप भगवान को मानते हैं? बिल्कुल, कोई ना कोई शक्ति तो है जो आपको हमको चला रही है। नहीं, ये तो सामान्य सी बात है। कैसे? कैसे? क्योंकि ईश्वर को मूर्तियों के रूप में तो हमने ढाला है ना, लेकिन कोई ना कोई शक्ति ऐसी ज़रूर है जो पूरे संसार को चला रही है, और उस शक्ति को सबने अपने हिसाब से मूर्तियों में या श्रद्धा के हिसाब से उन्होंने बना लिया कि मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। लेकिन एक शक्ति है जो सब में है, और कुछ हद तक मैं ये मानती हूँ कि वो हम में है, हमारे अंदर ही है ईश्वर। और विल पावर रखें और श्रद्धा विश्वास रखें तो हमारे मन की शक्ति ही इतनी प्रबल होगी कि हम उसको ईश्वर का नाम दे सकते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद की। करती वो मन की शक्ति ही है जो आपकी मदद करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ईश्वर की सत्ता में यकीन नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष का भी आपको अनुभव है, पास्ट लाइफ भी आप देखते हैं, इतना सब कुछ है, ईश्वर
होने की जो एक जो ठोस आधार है जी। वो कैसे आप बताएंगे कि वाकई में ईश्वर है? ऐसे लोगों के लिए भी क्या करेंगे? नहीं, नास्तिक होना आस्तिक होना व्यक्ति पे निर्भर करता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ नास्तिक लोग भी कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ईश्वर को मान के घंटी बजाएं या पूजा पाठ करें तो ही हम ईश्वर को मान रहे हैं। आप बिना पूजा पाठ किए ही आप ईश्वर को बिल्कुल मान सकते हैं, और वही ईश्वर है जो आपको मदद दे रहा है, आप में आपकी हेल्प कर रहा है। मेरा मानना है कि ना मानना भी तो एक भरोसा करना है। बिल्कुल जी, आखिर मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, और हम हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को अपना पास्ट, अपना पीछे का जो बर्थ है वो जानना चाहिए, और नहीं जानना चाहिए तो क्यों नहीं जानना चाहिए? वजह क्या है? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि अगर आपको कुदरत की तरफ से याद नहीं है, आप इस जन्म में जो आप महसूस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। पास्ट बर्थ को जानने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके साथ कोई समस्या आ रही है या मानसिक समस्या, तो उसके लिए आप ज़रूर पास्ट बर्थ जानने की कोशिश करिए, क्योंकि वो एक आपके लिए उपचार की तरह होगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत जानिए, क्योंकि यही जन्म आपके लिए झेलना मुश्किल है और आप पिछले जन्म की भी और तकलीफ़ें आगे ले आएंगे। तो 2 जन्मों की तकलीफ़ों का एक साथ मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप नहीं नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है आपके जो मिला है काफ़ी है, पास्ट बर्थ जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी से हमने ये सिलसिलेवार तरीके से बातें सुनी हैं, और ज्योतिष के माध्यम से हमने पुनर्जन्म, रीबर्थ या रीइंकारनेशन को समझने की कोशिश की है। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने ये बोला है कि हमको हमारे पास्ट को जानने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो पीछे का जन्म है आप उससे विचलित हो सकते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। अगली किसी स्टोरी में अगली किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर से मुलाकात होगी, और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।